नमस्कार दोस्तों, हम एचपीसीएल असिस्टेंट मेंटेनेंस टेक्नीशियन का पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें लास्ट वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। और जो 25th क्वेश्चन था वो था हमारा द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ। तो जिसका आंसर क्या था कि एल्यूमिनियम का बना होता है हमारा पॉइंटर जो रहता है। एल्यूमिनियम का हम पॉइंटर क्यों यूज़ लेते हैं ताकि क्योंकि ये लाइट वेट होता है और हमको बिल्कुल हल्का पॉइंटर चाहिए तो ईजिली डिफ्लेक्ट हो जाए स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स से भी। तो इसलिए एल्यूमिनियम इसका आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 क्वेश्चन है, इन ए स्टार कनेक्टेड थ्री फेज बैलेंस सिस्टम। यहाँ पे कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं? स्टार कनेक्टेड सिस्टम की। इफ द लाइन करंट इज 125 एम्पियर देन फेज करंट इज। तो ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो स्टार में अपन जानते हैं लाइन वोल्टेज तो हमारा क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। और जो लाइन करंट होता है वो हमारा फेज करंट के इक्वल होता है। ये हमारा रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, स्टार कनेक्टेड में हमको लाइन करंट की वैल्यू तो दी हुई है पहले से। आई एल की वैल्यू क्या दी हुई है, 125 एम्पियर दिया हुआ है। और पूछा क्या है, फेज करंट। ये हमसे पूछा है तो हमको पता है लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होते हैं ये रिलेशन से। तो हमारा फेज करंट क्या वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 125 एम्पियर। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The mutual inductance between two unity coupled coils of 12 हेनरी एंड 12 हेनरी। तो यहाँ पे हमको क्या कह रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। दो यूनिटी कपल्ड कोइल्स हैं, जैसे ये दो कोइल्स हैं, इसका भी 12 हेनरी इंडक्टेंस दिया हुआ है, इसका भी 12 हेनरी इंडक्टेंस दिया हुआ है। और इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हमको निकालना है। और यूनिटी कपलिंग दे रखी है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या दे रखा है हमको, 1 दे रखा है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, एम इज टू के √L1 L2 होता है हमारा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आ जाएगा, के की जगह 1 इंटू √L1 इंटू L2, 12 इंटू 12। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 12। 12 हेनरी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कंडक्टर चेंजेस देन इट इंड्यूसेस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमको कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हो रहा है किसी कंडक्टर से, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। और जो लैम्डा क्या होता है हमारा, n/φ, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फ्लक्स लिंकेज आ जाएगा किसी भी कंडक्टर से। तो ये हमसे कह रहा है कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है किसी कंडक्टर से, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो अगर चेंज होता है तो क्या इंड्यूस होगा। तो हमारा क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और जिसकी वैल्यू क्या होती है, d λ/dt होती है। ये आगे आपने ये भी पढ़ा होगा, n/d∅/dt। लैम्डा की जगह अगर हम n5 पुट करेंगे तो n बाहर आ जाएगा, तो d∅/dt इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। तो ईएमएफ हमारा इंड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू। तो यहाँ पे मेटेलिक कंडक्टर में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट किनके कारण फ्लो होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैम्पर वाइंडिंग इज यूज इन अ सिंक्रोनस मशीन टू। जो सिंक्रोनस मशीन होती है उसमें हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज क्यों करते हैं? तो हम ये यूज इसलिए करते हैं ताकि हम जो हंटिंग होता है उसको एलिमिनेट कर सकें। अब हंटिंग का मतलब क्या है ये हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। हंटिंग का मतलब ये होता है कि जब कभी भी सडन चेंज होता है लोड में, तो रोटर क्या होता है, अपनी जो मीन पोजीशन रहती है उस पर ओसिलेट करने लग जाता है। तो जो ओसिलेट करता है फिर उसके बाद ये अपनी जो मीन पोजीशन है उसके तरफ फिर से भागने की कोशिश करता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, हंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम इस फिगर में देखेंगे तो पहले इस एक्सिस पे हमारा रोटर था। अब बाद में क्या हुआ, सडन लोड चेंज हुआ और सडन चेंज के कारण क्या हो रहा है, हमारा रोटर की पोजीशन देखो यहाँ पे चेंज हो गई है। अब ये क्या है, ओसिलेट करता है कभी इधर कभी इधर। फिर बाद में कुछ देर बाद क्या हो जाता है, फिर से अपनी मीन पोजीशन जो एक्चुअल पोजीशन थी उसी पे आ जाता है। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है ओसिलेशन ऑफ रोटर उसकी मीन पोजीशन पे, तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, हंटिंग कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसी को रिमूव करने के लिए, इसी को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। और जो डैम्पर वाइंडिंग होती है वो कुछ इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। जो ये पोल शू होता है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं। और इसके यहाँ पे साइड में क्या लगी रहती है, हमारी फील्ड वाइंडिंग। इसमें आप देखेंगे एक्चुअल में अगर आप सिंक्रोनस मोटर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग दिखेगी।
तो ये हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है। और ये डैम्पर बार्स होती हैं, ये जो 3 आपको वाइट कलर के दिख रहे हैं ये डैम्पर वायर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑपरेट 6 वोल्ट बल्ब इन ए 240 वोल्ट सप्लाई द नंबर ऑफ बल्ब रिक्वायर्ड इज। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि 6 वोल्ट का बल्ब है, 240 वोल्ट सप्लाई से ऑपरेट करना है, तो हमको कितने ऐसे बल्ब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 240 वोल्ट सप्लाई से ऑपरेट करने के लिए। तो ये सिंपल हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो जाएंगे 240 टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक वोल्टेज, एक बल्ब का वोल्टेज, तो ये हमारा आ जाएगा 40। तो 40 बल्ब्स की हमको रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफॉर्मर हैज 300 वोट एच आयरन लॉस एट फुल लोड, द आयरन लॉस एट हाफ फुल लोड इज। तो हमको क्या बोल रहा है कि हमारे जो आयरन लॉस हैं वो हमको गिवन है कितने 300 वोट दे रखे हैं, कब, फुल लोड पे। अब हमसे पूछ रहा है कि आयरन लॉस की वैल्यू बताओ आप हाफ लोड पे, हाफ लोड पे आयरन लॉस की वैल्यू क्या होगी। अब जो आयरन लॉस होते हैं इन्हीं को तो हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट लॉसेस कहते हैं ना इन्हीं को। तो आयरन लॉसेस तो थ्रू आउट द कांस्टेंट रहते हैं हमारे। जो हमारे चेंज होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉपर लॉस चेंज होते हैं। कॉपर लॉस क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं करंट के। तो अगर यहाँ पे हाफ लोड है, हाफ लोड का मतलब क्या हो रहा है कि करंट हाफ हो रहा है। तो अगर हमसे यहाँ पे पूछा, हमको दिया होता कॉपर लॉस दिया होता और हाफ लोड पे पूछा हुआ होता तो करंट की वैल्यू हाफ हो जाती, यानी कि कॉपर लॉस 1/4 हो जाता। लेकिन हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, आयरन लॉस। तो आयरन लॉस तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर कांस्टेंट रहता है तो हाफ लोड हो भले फुल लोड हो भले 1/4 लोड हो, कोई सा भी लोड हो, आयरन लॉस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो 300 वोट यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी की जगह मान लो ये कॉपर लॉस होता है आपका 300 वोट और हाफ लोड पे आपसे पूछता है, किस पे, हाफ लोड पे पूछता, तो ये कितना हो जाता, 1/4 टाइम्स ऑफ 300 हो जाता। 1/4 क्यों आया, क्योंकि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और आई की जगह आप 1/2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर होएगा तो 1/4 आएगा। तो इस तरीके से होएगा। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड फोल्ड्स एंड आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज लैमिनेटेड टू। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि जो फील्ड पोल्स होते हैं और आर्मेचर जो होता है डीसी मशीन का, उसको लैमिनेट क्यों करते हैं। तो हम कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन में लेमिनेशन आता है तो उससे सीधा मतलब हमको समझ में आ जाता है इसका आंसर एडी करंट लॉसेस से रिलेटेड ही होने वाला है। तो हम जो फील्ड फोर्स और आर्मेचर है डीसी मशीन का, उसको क्यों लेमिनेट करते हैं, एडी करंट के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। तो तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, फील्ड फोर्स आर्मेचर इन सबको हम लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट वर्ड ही दिखे तो सीधा देख लो ऑप्शन में कि एडी करंट से रिलेटेड ही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the synchronous speed of a three-phase induction motor having 10 poles 50 Hz is। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर है जिसके पोल्स हमको 10 दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है और स्पीड हमसे पूछा है। एन एस क्या होता है हमारा 120F/P। तो 120 फ्रीक्वेंसी हमको 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, पोल्स हमको 10 दिया हुआ है। आप यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 600 RPM स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल स्केल करंट ऑफ ए मीटर इज 50 माइक्रो एम्पेयर। ये फुल स्केल वैल्यू दे रखी है हमको करंट की और आपसे पूछ रहा है सेंसिटिविटी। तो हमको पता है सेंसिटिविटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, फुल स्केल करंट के लिए। तो सेंसिटिविटी क्या आ जाएगी आपकी 1/50 माइक्रो एम्पियर। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो 1/50 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे तो 1/5 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा आपका माइनस, ये एक जीरो है यहाँ पे तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। ये ऐसा नहीं करेंगे तो भी आगे आप और पूरा सोल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 20,000 ओम पर वोल्ट। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय सिंक्रोनस मोटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होती है सिंक्रोनस मोटर के द्वारा वो किन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है इनमें से। तो यहाँ पे देखिए जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड होती है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है। तो ये हमारा टॉर्क एंगल पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, अप्लाइड स्टेटर वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है, फील्ड एक्साइटेशन पे भी डिपेंड करती है। ओनली स्पीड जो टर्म है इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो ये स्पीड पे हमारे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। जो पावर फैक्टर है उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाते हैं। तो इम्पीडेंस ट्राइंगल आपने देखा होगा कि ये इम्पीडेंस होता है यहाँ पे आपका, यहाँ आपका रिएक्टेंस होता है और यहाँ पे आपका क्या होता है रेजिस्टेंस, ये एंगल थीटा होता है।
अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, कोस फाई या कोस थीटा, ठीक है, ये फाई मान लीजिए, कोस फाई होता है। अब कोस फाई क्या होता है आपका, बेस, कोस की वैल्यू, कोस फाई की वैल्यू निकालेंगे, बेस आपका बेस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस यहाँ पे क्या है आर, हाइपोटेनस क्या है आपका जेड। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका कोस फाई आर बाय जेड। तो पावर फैक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर बाय जेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर हाई वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद अ डायनेमोमीटर। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमको हाई अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करना है। अब हाई करंट को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे, डायरेक्ट एमीटर तो लगा नहीं सकते कि हाई करंट मेजर कर ले, वो एमीटर की रेंज क्या रहती है, बहुत कम रहती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर यूज लेते हैं हाई करंट को मेजर करने के लिए। करंट ट्रांसफॉर्मर हमारा करता क्या है, करंट ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, जो हैवी करंट रहता है, हैवी करंट रहता है, हाई करंट रहता है, उसको क्या कर देता है, बहुत कम वैल्यू में हमारा क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर उसको हम एमीटर की वजह से कन्वर्ट मेजर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले तो जो हमारा आपका सीटी रहता है, करंट ट्रांसफॉर्मर, कुछ इस तरीके का दिखता है, या आपने सब स्टेशन वगैरह में अगर कभी गए हो तो लगा हुआ देखा होगा। तो ये जो सीटी होता है, सबसे पहली बात है कि ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो इसमें जब हैवी करंट फ्लो होता है तो ये इसकी प्राइमरी से फ्लो होता है। जो प्राइमरी रहती है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के जो रहते हैं सेकेंडरी से कम रहते हैं। तो इसमें प्राइमरी में टर्न्स कम है और सेकेंडरी में टर्न्स ज़्यादा। अब सेकेंडरी में टर्न्स ज़्यादा है यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज तो हाई रहेगा लेकिन करंट क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी कि सेकेंडरी में हमारा करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर उसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, एमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो ये काम रहता है हमारा सीटी का। ऐसे ही हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रहता है, वो हैवी वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है। इस तरीके के कुछ हमारे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दिखते हैं। और पीटी हमारा हमेशा क्या लगता है, पैरेलल में लगता है। जैसे हमारा सीटी सीरीज में लगता था लोड के ही, ऐसे ही हमारा क्या लगेगा, पैरेलल में लगेगा। जैसे यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ इस तरीके से। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है कि ये जो है, यहाँ पे हमारा प्राइमरी में क्या होते हैं, हाई टर्न्स होते हैं यहाँ पे, और सेकेंडरी में क्या होते हैं, हमारे कम टर्म्स होते हैं। तो ये भी क्या करता है, हाई वोल्टेज जो रहता है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और उसको इजीली हम वोल्टमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव इज। यहाँ पे फॉर्म फैक्टर पूछा है। अब फॉर्म फैक्टर जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस बाय वी एवरेज होता है। अब हमारा वी आर एम एस वैल्यू क्या होती है, वी एम बाय √2 होती है। और एवरेज की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 2 VM बाय पाई होती है। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई बाय 2√2। ये वी एम से तो वी एम कैंसिल हो जाएगा। जब इसको आप और सोल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 1.11। तो सीधा याद ही रख लो कि साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 1.11 होता है आपका साइन वेव का फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट ऑफ ए 3 एम्पियर the current of a 3 ampere through a coil set up a flux linkage of 15 Weber per ton. The inductance of the coil। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे इंडक्टेंस निकालने की बात कह रहा है हमसे, यानी कि एल निकालना है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, लैम्डा इजक्वल्स टू एन पाई इजक्वल्स टू एल आई। यानी कि कोई एक इंडक्टर है, एल है, इंडक्टर एल हेनरी का इंडक्टर है, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है। तो जो करंट आई है इसका और इंडक्टेंस की वैल्यू का, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज के इक्वल होता है। और फ्लक्स लिंकेज हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स। तो ये हमारा एक फॉर्मूला भी निकल के आता है इस तरीके से। अब हमको फ्लक्स लिंक इंडक्टेंस निकालना है, लैम्डा इजक्वल्स टू, सॉरी एल इजक्वल्स टू हमारा क्या लिख सकते हैं हमने, फ्लक्स लिंकेज लैम्डा डिवाइडेड बाय एल लिख सकते हैं। फ्लक्स लिंकेज हमको दिया हुआ है 15 वेबर टन, ठीक है। अब ये वेबर टन से आप समझ भी सकते हैं, देखो जो फ्लक्स फाई रहती है, फाई रहता है, फाई की वैल्यू यूनिट क्या होती है, वेबर रहती है। और नंबर ऑफ टर्न्स एन रहते हैं, इसकी को क्या लिखते हैं हम, टर्न यूनिट हो गई। तो वेबर टर्न लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका फ्लक्स लिंकेज ही दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। अगर लिखा नहीं रहे तो भी समझ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 15 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या था, आई, यहाँ से आई आपने नीचे भेज दिया, इसके लैम्डा के एल निकल के आ जाएगा, तो लैम्डा बाय आई। तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, आई की वैल्यू हमको 3 एम्पियर दी हुई है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 हेनरी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मार्क्ड विद 1000 वोल्ट 200 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल इज। तो हमको पता है पावर क्या होता है, V²/R। अब हम देखिए यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस निकालना है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है। तो R निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा। V² यानी 200 × 200, ठीक है। P यानी 1000, 30 से 30 ऐसे ही कट गए। तो आपका ये क्या आ गया, 40 ओम आंसर आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर राइज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो टेम्परेचर राइज है ट्रांसफॉर्मर का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये होता है अपेरेंट पावर के। और अपेरेंट पावर क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इसके ही प्रोपोर्शनल क्यों है, तो ये सोचने वाली बात है। अब देखो कि जो हमारा टेम्परेचर राइज होता है किसी भी चीज़ में, वो किस कारण से होता है। मोस्टली हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो टेम्परेचर राइज किन के कारण होगा, जो लॉसेस हो रहे हैं उनके कारण। लॉसेस हमारे कौन से हो रहे हैं, एक तो कॉपर लॉस हो रहे हैं, एक आयरन लॉस हो रहे हैं। जो कॉपर लॉस होते हैं वो तो हमारे क्या होते हैं, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसे ही हमारा क्या होता है, वो जो आयरन लॉस होते हैं वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी तरीके से हमारा हमको क्या पता चल रहा है, टोटल जो लॉसेस हैं वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर राइज है वो अपेरेंट पावर पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो, जो अगर हमारा लॉस ज़्यादा होंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज और करंट पे। अगर V बढ़ रहा है या I बढ़ रहा है तो टेम्परेचर राइज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ब्रेकर शुड बी। तो जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है सर्किट ब्रेकर का वो रहना चाहिए हमारा 20 माइक्रो ओम के लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफॉर्मर इज कंडक्टेड ऑन। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मर रहता है अगर उस पर हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं तो वो किस साइड कंडक्ट करते हैं, हम लो वोल्टेज साइड में कंडक्ट करते हैं। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ये ट्रांसफॉर्मर है, ये आपका हाई वोल्टेज साइड है। हाई वोल्टेज साइड में क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, ज़्यादा होंगे आपके, ठीक है। इस तरीके से ध्यान, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि कौन सी हाई वोल्टेज साइड है, कौन सी लो वोल्टेज साइड है। और जो लो वोल्टेज साइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हम ओपन सर्किट टेस्ट होता है जो परफॉर्म करते हैं हम किधर, लो वोल्टेज साइड में। अब लो वोल्टेज साइड में परफॉर्म करने का मतलब क्या है, यहाँ पे लो वोल्टेज साइड में परफॉर्म करने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यूज वगैरह हम जो रीडिंग्स लेंगे वो क्या लेंगे, लो वोल्टेज साइड में लेंगे, और हाई वोल्टेज साइड को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। अब ओपन सर्किट, नाम ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट टेस्ट नाम है, लेकिन परफॉर्म लो वोल्टेज साइड में कर रहे हैं और हाई वोल्टेज को ओपन कर रहे हैं। कभी ऐसे मत सोच लेना कि नाम ओपन सर्किट टेस्ट है तो हाई वोल्टेज साइड को ओपन कर रहे हैं तो परफॉर्म भी हाई वोल्टेज साइड में ही कर रहे हैं, नहीं। हाई वोल्टेज साइड को तो हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, और लो वोल्टेज साइड में परफॉर्म करेंगे। अब लो वोल्टेज साइड में ही क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, हाई वोल्टेज साइड में क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो लो वोल्टेज है इसमें हमको जो इक्विपमेंट्स वगैरह है इनकी रेटिंग कम चाहिए। अब वोल्टेज कम है तो कम रेटिंग के इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो कॉस्ट वगैरह बचेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लो वोल्टेज साइड में परफॉर्म करेंगे। अब ओपन सर्किट टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट हमारे क्या होता है, कॉन्स्टेंट लॉसेस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ओपन सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज साइड को तो हम ओपन कर देते हैं और लो वोल्टेज साइड पे हम परफॉर्म करते हैं। और परफॉर्म करने का मतलब है कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह हम कनेक्ट करेंगे, रीडिंग वगैरह जो लेंगे वो हम लो वोल्टेज साइड से लेंगे। इसी तरीके से हमारा एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इसका मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम क्या निकाल लेंगे, हमारे जो कॉपर लॉसेस हैं वो निकालेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या करेंगे, जो लो वोल्टेज साइड है उसको तो शॉर्ट कर देंगे इधर की साइड में, और आपका हाई वोल्टेज साइड है उस साइड में इसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो हाई वोल्टेज साइड में परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि इक्विपमेंट्स हाई वोल्टेज साइड में लगेंगे और लो वोल्टेज साइड आपका शॉर्ट हो गया। अब ऐसा क्यों किया कि ओपन सर्किट टेस्ट में तो हम लो वोल्टेज साइड परफॉर्म कर रहे थे और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज साइड। अब देखो, ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या कर रहे थे, ओपन कर रहे थे हाई वोल्टेज साइड को, और जो वोल्टेज था हमारा वो उस पर डिपेंड कर रहा था हमारा ओपन सर्किट टेस्ट। तो वोल्टेज किस साइड में कम रहता है हमारा, लो वोल्टेज साइड में, तो इसलिए इक्विपमेंट्स लगाए हमने लो वोल्टेज साइड में। लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम शॉर्ट कर रहे हैं लो वोल्टेज साइड को। लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करंट की वैल्यू इधर हाई ज़्यादा है, और हाई वोल्टेज साइड में अगर हम करंट की वैल्यू देखेंगे तो कम होती है, आई की वैल्यू कम होती है। तो हमको कम रेटिंग के इक्विपमेंट्स लगाने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको परफॉर्म करेंगे हाई वोल्टेज साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विल ओबे ओम्स लॉ। तो
तो ओम्स लॉ को इनमें से कौन सा डिवाइस ओबे करता है? इनकैंडेसेंट बल्ब जो रहता है हमारा, ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, बाकी रेक्टिफायर, आर्क लैम्प, जीनो डायोड फॉलो नहीं करते हैं। ए वाट मीटर मेजर्स डैश पावर, तो वाट मीटर कौन सी पावर को मेजर करता है? वाट मीटर हमारा रियल पावर को मेजर करता है, रियल पावर यानी कि एक्टिव पावर भी कहते हैं। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, तो इंडक्टेंस की यूनिट हमारी क्या होती है? हेनरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैट्रिक यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, तो यहाँ इल्यूमिनेशन की हमारी यूनिट पूछी है, तो इल्यूमिनेशन की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी लक्स। बाकी ये 3 यूनिट हैं, ये किस किस की रहती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो, ये आप एग्जाम्पल लो, जैसे कोई मोमबत्ती है, उससे ये कोई लो निकल रही है, लाइट निकल रही है, तो ये क्या करेगी? चारों डायरेक्शन में इस तरीके से फैलेगी, ठीक है। तो जो लाइट इससे निकल के चारों डायरेक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये तो हमारा कहलाता है ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। क्या कहलाता है? फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स। और लुमिनस फ्लक्स की जो यूनिट रहती है वो लूमेंस रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि लूमेंस किसकी यूनिट है या लुमिनस फ्लक्स की क्या यूनिट है, तो लूमेंस है, तो ये आप याद रखें। अब क्या हो रहा है, अब लुमिनस इंटेंसिटी क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी का मतलब हिंदी में कहते हैं हम तीव्रता, कितनी तीव्रता से इसकी मतलब कि जो रोशनी है वो जा रही है या फैल रही है। तो यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट रहती है वो रहती है कैंडला, और ये पर्टिकुलर इस एरिया से क्या करती है? निकलती है। तो पर्टिकुलर एरिया से कितनी इंटेंसिटी से लाइट निकल रहा है, लुमिनस फ्लक्स पास हो रहा है, उसी को हम क्या कह देंगे? लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये कैंडला हो गया। अब इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है? इल्यूमिनेशन की वजह से ही तो हमको दिखता है, अगर इल्यूमिनेशन नहीं होगा तो हमको दिखेगा नहीं। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है किसी सरफेस पे लाइट का गिर के रिफ्लेक्ट होना, यही इल्यूमिनेशन कहलाता है। तो देखा, अब ये हमारा क्या हुआ? लुमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, लुमिनस फ्लक्स से लुमिनस इंटेंसिटी से वो आया, किसी सरफेस पर टकराया, ठीक है, किसी सरफेस पर टकराया, है ना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? लुमिनस फ्लक्स आया, लुमिनस फ्लक्स आके क्या हुआ? सरफेस पे टकराया। सरफेस यानी एरिया, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यानी कि लूमेंस पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। लूमेंस पर मीटर स्क्वायर इल्यूमिनेशन की यूनिट हो गई, और इसी को हम क्या कह देते हैं? लक्स कह देते हैं, ठीक है। समझ में आया? लुमिनस फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो अगर किसी एरिया से आया, किसी तीव्रता से आया, लुमिनस इंटेंसिटी कहलाया। लुमिनस इंटेंसिटी कहलाने के बाद हमारा किसी सरफेस से टकराया, टकरा के ल्यूमिनेशन हुआ, और ल्यूमिनेशन की यूनिट लक्स हुई, और ये फिर हमको दिख जाता है, जिसको कहते हैं ल्यूमिनेसेंस, कैंडल्स पर मीटर स्क्वायर। तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा यहाँ पे कि लक्स हमारी इल्यूमिनेशन की यूनिट हो गई, लूमेंस हमारी लुमिनस फ्लक्स की यूनिट हो गई, ठीक है। कैंडला लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट हो गई, और लुमेंस पर वाट एफिशिएंसी होती है इसकी इल्यूमिनेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनको और देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है। तो एंगल तो हम पढ़ते हुए आए हैं बहुत। तो प्लेन, अगर कोई एक सर्किल बनाते हैं हम प्लेन में 2D में, तो हमारा एक रेडियस आर होता है यहाँ पे, एक हमारा अगर आर्क लेंथ एल है, तो हमारा थीटा हम निकाल सकते हैं। थीटा क्या हो जाता है? हमारा आर्क लेंथ एल डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ जाता है? थीटा, यानी कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है हमारे सेंटर में, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस करके। और जो सर्किल रहता है इसका टोटल जो हमारी सरकमफेरेंस रहती है 2 पाई रेडियंस रहती है, और यहाँ पे यूनिट क्या रहती है? रेडियंस, ये ध्यान रखना है। अब जो सॉलिड एंगल रहता है ये क्या रहता है? 3D में। अब जैसे स्फीयर कंसीडर कीजिए आप, अब स्फीयर में क्या करेंगे हम? जो एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है, सेंटर पे, तो वो हमको निकालना है। तो वो किस तरीके से निकालेगा कि ये क्या होता है? तो इसमें सॉलिड एंगल जो बन रहा है हमारा, ये इसकी वैल्यू, इसको सबसे पहले तो ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया कितना सब्सटेंट हो रहा है उस एंगल से। अब एक स्पेयर है, तो उसमें स्पेयर में तो एक एरिया आप देखेंगे तो एक गोलाकार एरिया बनेगा, क्योंकि ये 3D है। 2D में तो सीधा हम देख लेते थे, एक आर्क लेंथ ही बनता था बस। अब ये 3D है, तो इसमें क्या करेगा? पूरा का पूरा इस तरीके से आपका एक एरिया बनेगा ए। तो टोटल एरिया ए डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ये आपका क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। और इसकी जो सर्कमफेरेंस हो जाएगी आपकी 4 पाई रेडियंस हो जाएगा। अब देखिए, जो प्लेन एंगल या 2D जो एंगल रहता है उसमें तो हम रेडियन कहते हैं यूनिट को, और 3D में या सॉलिड एंगल का ऐसा टर्म आए तो उसमें इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मोटर रन्स एट स्पीड ऑफ 500 RPM, ठीक है। द नंबर ऑफ साइलेंट पोल्स ऑन द रोटर इज, तो यहाँ पे हमको क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई है, स्पीड दी हुई है, हमको नंबर ऑफ पोल्स निकालने को बोल रहा है। तो हम जानते हैं एन एस बराबर 120 एफ बाई पी होता है, पोल्स निकालना है हमको। तो 120 ये फ्रीक्वेंसी यूनिट 50, ठीक है।
और हमारा स्पीड हमको क्या दे रखी है, 500 दे रखी है। ये 0 से 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो हमारे पोल्स कितने निकल के आ गए, 12। तो हमारे 12 पोल्स होंगे अगर हमारी 50 हर्ट्ज की सिंक्रोनस मोटर है जो कि 500 आरपीएम पे घूम रही है, तो यानी कि 12 पोल हैं उसमें। लास्ट क्वेश्चन है, द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ ए डीसी मशीन इज 220 वोल्ट। ये अप्लाइड वोल्टेज दे रखा है हमको V 220 वोल्ट। देन बैक ईएमएफ फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप, मैक्सिमम पावर डेवलप होने के लिए जो बैक ईएमएफ की वैल्यू होती है वो हमसे पूछ रहा है। तो मैक्सिमम पावर डेवलपमेंट के केस में हमारी जो बैक ईएमएफ की वैल्यू होती है वो होती है हमारा सप्लाई वोल्टेज का डिवाइड कर दो 2 से, हाफ हो जाती है उसकी। तो 220 वोल्ट था, इसका हाफ करेंगे तो आपका क्या आएगा, 115 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये पेपर जो है पूरा कंप्लीट होता है, इसके 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।